पहले चरण के लिए मतदान जारी है और अब 1 घंटा बचा है। बिहार की जनता ने आज ये दिखा दिया है कि लोकतंत्र के इस सबसे बड़े उत्सव में किस तरह से वो जमकर भाग ले रहे हैं। घरों से महिलाएं लंबी लंबी कतारों में निकल रही हैं और बम्पर वोटिंग चल रही है। 3 बजे तक का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो 53.7% यानी एक बहुत बड़ा एक महिलाओं का हमने देखा कि उनका जो मन था, उनकी जो बातें थी, उनके जो ख्वाब थे, उसको लेकर उन्होंने अपना वोट डाला है। और इसके अलावा युवा जेनजी जिनकी बातें हो रही थी वो भी बढ़ चढ़कर घर से निकले हैं। और आज जो अपील की गई थी चुनाव आयोग की तरफ से कि पहले मतदान फिर जलपान, बिहार में ऐसा ही कुछ लग रहा है आज। तो अभी 1 घंटा बाकी है। उम्मीद है कि 1 घंटे में जिन लोगों ने अभी तक नहीं वोट डाला है वो सब निकलेंगे अपने घरों से और अपने मतदान का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आज बहुत सारी घटनाएं भी घटी हैं। कई जगहों पर हिंसा की खबरें आई। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, उनके काफिले पर हमला हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि जंगल राज के दिन पुराने उन्होंने याद दिलाया। तो अलग अलग तरीके की खबरें भी आई, लेकिन इस सब के बीच लोगों ने अपने मन की बात भी रखी। महिलाओं ने बताया कि आखिर उनके दिल में क्या है, किस आधार पर वो वोट डालने के लिए निकली हैं। तो आज जरा हम अपने संवाददाता जो अलग अलग जगहों पर कवरेज के लिए निकले हुए हैं उनसे भी जुड़ेंगे और खास मेहमानों के साथ भी रूबरू होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा पहले ये तस्वीरें देखते हैं आज के मतदान की। वोट दे चुके हैं बिहार के तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए और बिहार के युवाओं को नई ऊर्जा क्रांति के लिए। वोटर के नाते हमारा कर्तव्य है, हमें विचार करके ही वोट देना चाहिए। ऐसे ही किसी पर ही वोट नहीं गिरा देना चाहिए। सबको वोट करना चाहिए, ये हम लोग का फंडामेंटल राइट है, तो इसका पूरा उपयोग उठाना चाहिए और सब लोगों को अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट करना चाहिए। घर पे नहीं रहना चाहिए, घर से बाहर निकल के वोटिंग देना चाहिए, क्योंकि बढ़िया सरकार होना सब हक रखते हैं। अपना मत अपना अधिकार, लोकतंत्र के लिए वोट देना बहुत जरूरी है। बिहार के विकास के लिए वोट बहुत जरूरी है। मतदान सबके लिए बहुत जरूरी है, सबको ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना चाहिए। जैसे सभी लोग पर्व मनाते हैं, ये भी घर से आकर सबसे पहले वोट कर ले, उसके बाद कोई भी काम अपना करें। हम हिंसा के मतदाता से यह अनुरोध करना चाहते हैं कि सबसे पहले अपना वोट दें, फिर अपना काम पे जाएं। ये एक ऐसा अधिकार है जो देशवासियों के सर्वोच्च अधिकारों में से एक है, मताधिकार, जिसका उपयोग कर आप अपने आने वाले भविष्य के जीवन को बेहतर कर सकते हैं। बिहार के लोगों से यही अपील है कि मतदान केंद्र जाएं, अपने वर्तमान भविष्य को देखते हुए वोट दें। लोग जरूर मतदान करें और इस लोकतंत्र के महापर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। ये लोकतंत्र का महापर्व है, हम सबको मतदान करना चाहिए। पहले मतदान तब जलपान। तो आपने देखा कि किस तरह से लोगों में उत्साह दिखाई दिया, महिलाओं में उत्साह दिखाई दिया और उन बुजुर्गों की तस्वीरें भी देखी जो कि स्वास्थ्य के या हम कहें उनकी तबीयत की वजह से चलकर नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी अपने मतदान का इस्तेमाल करने वो जरूर पहुंचे। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ हमारे सहयोगी संवाददाता भी जुड़ेंगे, लेकिन हम धीरे धीरे उनका परिचय करा देंगे। अनामिका पासवान जी हमारे साथ मौजूद है जो कि पक्ष रखेंगी भारतीय जनता पार्टी का। हमारे साथ डॉक्टर श्याम कुमार हैं जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। साथ ही मनीष कुमार जी जुड़ रहे हैं जेडीयू की बात करने के लिए, और कैप्टन राजीव रंजन है जो कि जन स्वराज के प्रवक्ता है। आप सभी का बेहद ही खास स्वागत है। लेकिन अनामिका पासवान जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। ये जो बम्पर वोटिंग हो रही है, ये क्या संकेत दे रही है? मेरे ख्याल से अनामिका जी अभी नहीं जुड़ी हैं, तो मैं जरा मनीष कुमार जी आपका रुख करना चाहूंगी। बम्पर वोटिंग क्या संकेत दे रही है, किसके पक्ष किसके विपक्ष में? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार के मतदाता मालिक को आभार प्रकट करते हैं जो लोकतंत्र के इस महापर्व में जो बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लिया, और तमाम बूथ पर आप देखेंगे कि बिहार की महिला
लंबी लंबी कतार में। तो महिला का आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 2005 के बाद जो बिहार के महिलाओं के लिए जो काम किया, इसका मतलब स्पष्ट संदेश है कि बिहार की जो महिला है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। उनका सामाजिक और आर्थिक उत्थान अगर कोई कर सकता है तो वो नीतीश कुमार जी। चाहे पंचायत चुनाव में आरक्षण हो, सरकारी नौकरी में आरक्षण हो, जीविका के माध्यम से, और अभी जो खुद का रोजगार करने के लिए 10-10 हजार रुपया जो बिहार की महिलाओं को आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दिया है, ये लहर है, ये आंधी है, ये स्पष्ट संदेश है कि जो बिहार की जनता ने जो संकल्प लिया था कि 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार जी को लाना है, उसका रुझान आज सामने मतदान केंद्र पर दिख रहा है। ये आंधी है, कोई नहीं है लड़ाई में, फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। डॉक्टर श्याम कुमार जी, आंधी किसके पक्ष में चल रही है ये? क्योंकि बदलाव की बात आप कर रहे हैं, लेकिन विकास की बात, सुशासन की बात एनडीए कर रहा है। देखिए, जब बम्पर वोटिंग हो रही है और जब चुनाव में बम्पर वोटिंग होती है तो इसके मतलब और मायने मुझे आपको तो शायद नहीं बताना है, क्योंकि आप तो चुनाव को कवर करती हैं और कई चुनावों को देखा है आपने। वो एंटी इनकम्बेंसी होता है, जो सत्ता में दल होता है उसका राजनीतिक विदाई होता है। और आज का जो जनादेश है या होगा, आप समझिएगा कि वो बिहार के स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए, जो 20 वर्षों में जो स्थिति बनी रही, सारे मायने, सारे विकास के मतलब कि पैरामीटर पर। और एक बड़ा मसला इस चुनाव का बड़ा अलग, मतलब कि चुनाव आपको अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि पहली बार न सिर्फ बिहार की राजनीति में बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति में युवा और रोजगार को एक साथ समतल बना के रखा गया। और उसका क्रेडिट, चूंकि आज चुनाव हो रहा है इसलिए ज्यादा इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, जो हमने रखा है उसका एक बड़ा कारण है। और जेंडर जस्टिस, लेकिन डॉक्टर श्याम कुमार जी, आज जिस तरह से उप मुख्यमंत्री बिहार के विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ, उन्होंने सीधे सीधे आप लोगों पर आरोप लगाया और ये भी बताया कि किस तरह से आरजेडी गुंडाई कर रही है, जंगल राज की वापसी हो जाएगी। और कल जिस तरह से एक बच्चे की कट्टे वाली एक वीडियो सब जगह वायरल हो रही थी, ये सब जो है, ये भी तो सवाल है ना फिर मन में कि ये क्या हो रहा है। नहीं, विजय सिन्हा ने जांच के लिए तो नहीं बोला, विजय सिन्हा ने पता लगाने के लिए तो नहीं बोला, क्योंकि वो कभी नहीं करेंगे। आप जान लीजिए कि हम लोग तो शांतिपूर्ण मतदान के समर्थक रहे हैं, शांतिपूर्ण चाहते हैं, बिहार में बदलाव होना है, 14 तारीख को नई सरकार बनेगी। तो इसमें कुछ लोग अब जानते हैं, इस पर क्या हम कहें, बस इतना कहना चाहते हैं कि इस घटना की निंदा करते हैं, जांच करवा लें और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन आप जमीनी हकीकत जान लीजिए कि वहां पर जो विकास ना हुए, कई ऐसे मसले हैं। चलिए, आज का वो दिन नहीं है बोलने का, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ये बात जान लीजिए कि आरजेडी जो है हमेशा संवैधानिक रास्ते पर चल के सामाजिक परिवर्तन का काम करती है। ये कुछ लोग सियासी लाभ लेना चाहते हैं कि इस तरह के इफ बट करके कोई फायदा नहीं है। मैं इस पर अधिक नहीं टेकोनाज करूंगा, कोई फायदा उनको नहीं मिलेगा। मनीष जी लगातार मुस्कुरा रहे हैं, आप जो भी बात बोल रहे हैं ना, मनीष जी लगातार मुस्कुरा रहे हैं। अब उनकी मुस्कुराहट के पीछे, उनकी हंसी के पीछे क्या है, ये तो मैं तो समझ पा रही हूँ, आप भी समझ पा रहे होंगे। मनीष जी, क्या हुआ? देखिए रीमा जी, ये हार का रिफ्लेक्शन है। अब जो एनडीए के वोटर हैं वो मतदान पर मतदान करने जा रहे हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल का शुरू से चरित्र क्या रहा है? बूथ लूटने का। तो अब तो इन लोगों का चल नहीं रहा, बूथ लूट नहीं पा रहे हैं, तो माननीय मंत्री जी पर ईटा फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, गाली दे रहे हैं। अरे भैया, संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो पत्थर क्यों फेंक रहे हैं भाई? आप अपनी वोट की ताकत दिखाइए ना, मतदान करिए। ये गाली गलौज, पत्थर फेंकने की नौबत क्यों आ गई? इसका मतलब स्पष्ट है कि राष्ट्रीय जनता दल हार के कारण हताश होकर इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। तो चिंता मत करिए, बहुत समय अब नजदीक है। 14 तारीख तक जितना कट्टा वाले गाने पे रील बनाइए, मुरेठा बांधकर मंच से कट्टा वाला गाना गवाइए, बिहार की जनता सब देख रही है। अब ये कट्टा का युग नहीं है, ये कलम का युग है। इसलिए अब कट्टा वाला जमाना चला गया और बिहार के युवा कलम पसंद करता है। इसलिए नीतीश कुमार तो तेजस्वी बांट रहे थे ना, कलम तो तेजस्वी ने ही बांटी है सबके बीच में जाकर। रीमा जी, यही तो फर्क समझना है ना। वो बांट कहाँ रहे थे? कलम मैंने आज तक किसी को बांटते नहीं देखा। वो तो ऐसे फेंक रहे थे, ऐसे जिस लड़ा कोई पत्थर फेंका जाता है, किसी चीज को फेंक कर, कलम वैसे बांटा जाता है क्या? तो आप समझ, मैं जब स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में पढ़ता था,
टेबल पे बेंच से कलम गिर जाता था तो मैं 5 बार ऐसे प्रणाम करता था, आप भी करती होंगी। और तेजस्वी जी खुलेआम फेंक रहे हैं कलम को। हम भी आप करते समझ हैं, वो तो विद्या को आदर करना ही पड़ता है, समझ करना ही आप समझ चाहिए। सकते हैं कि तेजस्वी जी को कलम का कितना आदर करते हैं वो, आप समझ सकते हैं। राजद के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, मैं पहले भी इनके बारे में आपको बता चुका हूं कि बेचारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये, नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से। तो इन्हें भी पता होगा कि कलम की कितनी महत्व। अच्छी बात है ना, कैसे भी है असिस्टेंट प्रोफेसर, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो कलम की ताकत जानते ही होंगे। जाहिर तौर पर यही तो कह रहा रमा जी, मैं यही तो है समझा रहा हूँ, यही तो मैं समझा रहा हूँ कि कलम का महत्व इन्हें मालूम होगा। लेकिन तेजस्वी देखिए कलम फेंक रहे हैं और मंच से कट्टा वाला गाना गवा रहे हैं, तो इसका मतलब स्पष्ट है। क्विक रिएक्शन लेते हैं डॉक्टर शाम, उसके बाद अनामिका जी भी जुड़ गई है और कैप्टन राजीव के पास मुझे जाना है। डॉक्टर शाम, क्विक रिएक्शन इस बात पर दीजिए। नहीं, बस इतना अपने मित्र को बता, बहुत मतलब संक्षिप्त में अपने मित्र को बता दें कि 75 विधायक थे और आप लोग तीसरे नंबर दल के मतलब कि पार्टी थे 2020 में। मुझे ज्यादा फैक्ट डेटा बताने की जरूरत आपको नहीं है। 43 पर मुख्यमंत्री, 2010 का परिणाम याद है? बिहार को 2010 का परिणाम याद है आपको? प्रतिपक्ष के नेता बनने पर भी संख्या प्राप्त नहीं हुई थी आपको। जैसे पॉलिटिकल कॉन्शियस स्टेट में 9 बार साहब कलम की ताकत की बात हो रही थी। डॉक्टर शाम, आप कहां से कहां पहुंच गए? मेरा सवाल तो ये था कलम की ताकत और कलम का सम्मान, ये कौन सिखा रहा है, नहीं सिखा रहा है? मेरी बात हम तो लोग करते हैं कलम, हम लोग शिक्षा इस बार बहुत बेहतर करने जा रहे हैं। आप जान लीजिए, हम लोग कलम की ताकत को जानते हैं, हम लोग सबका सम्मान करते हैं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, बिल्कुल। इसलिए कलम फेंक रहे हैं ऊपर जो है। और सामाजिक कलम न्याय और फेंक रहे सम्मान हैं। के लिए आरजेडी का नाम आता है सबसे पहले। बिहार की राजनीति से लेके और बिहार के बाहर तक कम से कम जेडीयू का नाम नहीं आता है। और कट्टा तमाम ऐसे शब्द को तो मैं चर्चा भी नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे मनीष भाई को कहना चाहते हैं मन से गाया जा रहा है भैया। अरे आपके उम्मीदवार के समक्ष मन से गाया जा रहा, मैं थोड़ी गा रहा हूँ भैया। अरे वही मैं कह रहा हूँ, कौन है वो? आपका आदमी निकल जाए। अरे आपके जो उम्मीदवार है वो गाना गवा रहे हैं भाई, वोट मांग रहे हैं, अपील कर रहे हैं। उस्ताद हैं कि भैया के सरकार बनता हुआ कट्टा के बल पे घर से उठाने मन से गाना गाया जा रहा है भैया, मैं थोड़ी गा रहा हूँ। आप सुनिए कि 43 बार मुख्यमंत्री बिहार में, आप लोगों ने क्या से कहां पहुंचा दिया राजनीति को? कुर्सी से मकसद है। तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। चलिए ठीक है कैप्टन राजीव रंजन, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए जनता वोट करने निकल रही है, अपील करिए ना, क्यों अब इन मुद्दों में पड़ना है? रुकिए अब एक मिनट। कैप्टन राजीव रंजन, ठीक है रीमा जी, पैचार की कैप्टन राजीव रंजन, शुरुआत में जो एक हमने देखा कि एक मिनट रुकिए अब रुकिए एक मिनट, और भी मेहमान है उनके पास जाना है मुझे। कैप्टन राजीव रंजन, शुरुआत में एक पिच चली पीके की और उसके बाद पीके ने आरोपों की झड़ी लगा दी, लेकिन अचानक से फिर क्या हो गया कि अब ऐसा लग रहा है पीके साइलेंट मोड में चले गए हैं, ना दिखाई दे रहे हैं, जनता के बीच हैं, या क्या हुआ क्या अचानक से? पीके फैक्टर की एकाएक से बात उठी और फिर नीचे चली गई। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उसके बारे में बताएंगे। ये जो हाई वोटिंग परसेंटेज की बात अब बता रही थी, तो जरा मैं मेरा आकलन जो है मैं बता देता हूं कि सबसे बड़ा कारण तो यह है कि जन जी इस बार आया है जो छुट्टी पे, तो उसमें बहुत बड़ा परसेंटेज है जो वो स्टेट बैक, वो रुक गया है, वोट दे के जाएगा। मैंने ऐसे भी वीडियोस देखे, ऐसे लोगों को देखे जो कि आज ही सवेरे आए हैं पटना और वोट दे के कल चले जाएंगे। पटना नहीं, मतलब बिहार आए हैं और वोट दे के कल चले जाएंगे। वैसे ही 11 तारीख को भी होगा, आप देखिएगा। और महिलाएं तो हमेशा बहुत बड़ी संख्या में निकलती रही हैं, क्योंकि बहुत सारे गाँव में तो है नहीं कोई, वहां पे यंग लोग तो बचे नहीं है, या तो बूढ़े हैं या तो महिलाएं बची हैं, क्योंकि सब तो बाहर चले जाते हैं, पलायन होता है, बाहर नौकरी करते हैं। पढ़ने के लिए जाते हैं, उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, तो इसलिए महिलाओं की संख्या हमेशा ज्यादा दिखाई पड़ती है। और याद रखिए, महिलाएं अब इतनी मूर्ख नहीं है, ये बात घर घर तक पहुंच गई है कि पलायन अगर रुकवाना है तो जन सुराज एक पार्टी है जिसमें मैं ऑब्जेक्शन करती हूँ। कैप्टन राजीव रंजन, ये जो आपने लाइन बोली है मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। महिलाएं अब इतनी मूर्ख नहीं है, मतलब महिलाएं अब इतनी मूर्ख नहीं है। अच्छा चलिए, कोई आई टेक बैक माय वर्ड, पहले कभी नहीं थी मूर्ख। मेरी पत्नी भी ऑब्जेक्ट करेगी। आई एम सॉरी आई अपोलोजाइज। महिलाएं अब इतनी मूर्ख नहीं है, मतलब क्या मतलब हुआ? चलिए कोई बात नहीं, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। विल दैट बी ओके? और कुछ और करने की जरूरत है?
हो गया, मैं अपनी बात वापस ले लेता हूँ। अब नहीं है, कभी भी मूर्ख नहीं थी और अभी तो भी मूर्ख नहीं है। अभी भी सुनिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई। ठीक है। अभी भी बात और वो जो है ये जो 10,000 रुपए के घूस दे के कोशिश कर रहे हैं कि उन लोग उनके मूड को चेंज कर लेंगे, वो सब नहीं होने वाला है। इस बार वो वोट अपने बच्चों के लिए देंगी, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए देंगी और उनके पलायन को रोकने के लिए देंगी। चाहती है कि बच्चे यहीं रह के कुछ मजदूरी करें और पैसे कमाएं और शिक्षित हो। तो ये अब इस गलतफहमी में ना रहे। ये जो लंबी लंबी लाइन दिखाई पड़ रही है वो महिलाओं की दिखाई पड़ रही है। बोलेंगी कुछ और लेकिन करेंगी कुछ और अंदर जाके बूथ में। इसका हमको पूरा विश्वास है। रिश्वत थी जो महिलाओं के खाते में 10,000 गए हैं वोट लेने के लिए, क्योंकि उनका कहना है अब रिश्वत दे करके महिलाओं का वोट नहीं लिया जा सकता है। मेरे संवाददाता भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास जाना होगा, लेकिन जल्दी से अनामिका जी आप बोलिए। मैं इतना बताना चाहती हूँ कि ये जो प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज से है ना, वो सही बोल रहे हैं। मूर्ख शब्द इनके लिए सही है। ये प्रशांत किशोर बिहार को मूर्ख बनाना चाहते हैं और बैग में पैसा लेके जाना चाहते हैं। इनकी बात खत्म हो गई। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं बहुत ही समझदार है बिहार की और सोच समझकर ही वोट करेंगी। और 10,000 की राशि को जो आप घूस बता रहे हैं ना, मैं आपको बता देती हूँ कि ये योजना एकाएक नहीं है। ये कई वर्षों से चल रहा था कि महिलाओं को आगे कैसे लाया जाए। उन्हें पहली कक्षा से लेकर ग्रेजुएशन तक हमने स्कॉलरशिप देकर पढ़ाया, उन्हें साइकिल योजना दी, उन्हें पोशाक योजना दी, महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया पंचायती राज में और नगर निकायों में। हमने 35% का आरक्षण दिया सरकारी नौकरियों में। आज महिला पुलिस बल देख लीजिए, 30,000 से ज्यादा महिला पुलिस बल में है। तो ये यूं ही नहीं हुआ है। और 1,40,00,000 जीविका दीदी को तैयार किया गया स्वरोजगार के लिए। जाहिर तौर पर देखिए महिलाओं का इस बार नहीं हर बार एक ट्रेंड चल चुका है कि महिला वोट और नारी शक्ति वो तय कर रही हैं कि आखिर उनको क्या करना है और सरकार बनना बिगड़ना भी अनामिका जी वही तय हो रहा है। लेकिन मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, धीरज जुड़े हुए हैं मधेपुरा से और साथ ही हमारे साथ मधुरेश हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं मुजफ्फरपुर से। धीरज, पहले आप ही का रुख करना चाहूंगी। लंबी लंबी कतारें हमने देखी और खासकर महिलाओं का जो एक महिलाओं की तादाद वो बड़ी बड़ी कतारों में दिखाई दी। क्या संकेत दिख रहा है धीरज? महत्वपूर्ण है। जो सबसे पहला फैक्टर जिसकी बात आपने की है कि लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखी गई, तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि महिलाओं ने जिस तरीके से बदलते बिहार को देखा है और जिस तरीके से सुशासन को देखा है और जिस तरीके से लोकतंत्र के महापर्व में महिलाओं की भागीदारी को देखा है। और अभी आपने चर्चा किया था कि कैसे आधी आबादी को समृद्ध बनाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए और उसे अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। और इस कार्य को नीतीश कुमार बीते 10-12 सालों से करते आ रहे हैं, जबकि उन्होंने जीविका दीदी का गठन किया था। तब शायद लोगों को पता नहीं था कि जीविका दीदी कितना जो स्वावलंबी योजना बन पाएगी बिहार के लिए, जहां महिलाएं न केवल खुद अपना पेट भर सकती है बल्कि अपने परिवार का भरण पोषण भी कर सकती है। और उस जीविका दीदी में बदलाव तब आया जबकि केंद्र सरकार ने जीविका दीदी के साथ 10,000 रुपये देने के बाद ये घोषणा की कि महिलाओं को स्वावलंबन के लिए अगर और भी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो उसे दिया जाएगा, चाहे 2 लाख रुपये की राशि हो या 4 लाख रुपये की राशि हो। और जिस प्रकार से महिलाएं स्वावलंबन छोटे छोटे रोजगारों से जुड़ेगी तो उन्हें अगर आगे पैसे की आवश्यकता होगी तो उनको पैसे दिए जाएगा। इससे पहले नीतीश कुमार ने भी पोशाक योजना शुरू की थी स्कूलों में, कैसे यहाँ की जो बच्चियों को बालिकाओं को साक्षर बनाने की एक मुहिम चलाई थी। इसके अलावा महिलाओं को पंचायती राज में 50% का जो आरक्षण उन्होंने दिया तो था। बेसिकली महिलाओं का जो वोट है वो तमाम ये सब मुद्दे हैं कि उनके लिए किसके पिटारे में क्या है। धीरज, एक बार जरा मधुरेश का रुख कर लेते हैं। मधुरेश, ये जो बम्पर वोटिंग हो रही है, अब जो आपके जुड़ने से पहले एक बात सामने आई आरजेडी की तरफ से कि ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के ऊपर वोट हो रहा है। क्या लग रहा है आपको कि ये ज्यादा मतदान किसके लिए फायदेमंद हो सकता है और किसके लिए नुकसानदेह? देखिए, ज़्यादा मतदान तो होना एक तो सबसे पहले बहुत अच्छी बात है। ये बताता है कि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। चुनाव आयोग इसको लेकर के बड़ी सारी कवायद कर रहा था, स्पेशल बूथ बना रहा था और इसके बाद में सेल्फी बूथ बनाए गए, अलग अलग तरह की कवायद की, जागरूकता फैलाई गई। जहाँ तक बात रही इसके पॉलिटिकल गेन की या पॉलिटिकल लॉस की, वो एक अलग पहलू है। और अगर
जैसा कि अभी हमारे सहयोगी धीरज भी बता रहे थे कि जो बड़ी संख्या में मतदान हो रहा है, जरूरी नहीं है कि वो एंटी इनकम्बेंसी के कारण ही हो रहा हो। इसका ये भी मतलब है कि लोग इतने सेटिस्फाइड हैं गवर्नमेंट से, लोगों के पास में लोगों ने एक वो वक्त देख रखा है। जब मैं अभी जिस सड़क पे खड़ा हूँ, एक तो ये पहले सड़क इतनी चौड़ी कभी नहीं हुआ करती थी, दूसरी बात शाम को इस तरीके से खड़ा होकर के सड़क किनारे में लाइव नहीं कर सकता था अंधेरा होने के बाद में। और आज ये वक्त है कि अभी यहाँ से कुछ देर पहले मैं कुछ लड़कियाँ जा रही थी, वो कोचिंग के लिए निकल रही थी, तो मैं उनसे बात कर रहा था। वो 8 बजे वो वापस आएंगी कोचिंग से। आप समझिए कि क्या वक्त, किस तरह से शासन, किस तरह से सुशासन आया है। उसके अलावा आप बात करिए किस तरीके से मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब जो है वहाँ पे डेवलप हुआ है, बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला है। तो निश्चित रूप से जब लोगों को रोजगार मिला है, काम मिला है, सुशासन मिला है, तो लोग में सेटिस्फैक्शन हो सकता है। और इसी के ऊपर मैं जरा डॉक्टर श्याम कुमार आपका क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्योंकि मधुरेश हमारे सहयोगी हैं, संवाददाता हैं जो बिहार के ही निवासी हैं और वो इस बदलाव को देख रहे हैं। जहां वो खड़े हैं वो बता रहे हैं कि भाई इतने बजे अगर पुरानी सरकार होती या 20 साल पहले की बात होती तो शायद वो खड़े होकर अभी लाइव नहीं दे पा रहे होते। तो ये जो प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर इस वक्त हमारे सहयोगी बता रहे हैं, इस पर जरा डॉक्टर श्याम बोलिए आप। देखिए, एक बात रीमा जी समझिएगा कि मैं भी एक आम बिहारी हूँ और गांव से हमारा संबंध है, और इस जमाने की ये बात करते हैं, और जो हिम्मत और साहस जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में और उनके पार्टी के नेतृत्व में दिया गया, उसका प्रतिफल है कि आज जो एक खुलापन आया है कि आज महिलाएं भी हिम्मत और साहस के साथ निकल पा रही हैं और निकल नहीं पा रही है। एक बात और समझिएगा कि कई पार्टियों में ये लाया है सब। एक सेकंड, शासन नीतीश कुमार का है, लेकिन तेजस्वी यादव को आप क्रेडिट दे रहे हैं। महिलाएं अगर निकल पा रही हैं और रात तक घूम पा रही हैं, इसका क्रेडिट तेजस्वी यादव को जाता है। नहीं, मैं आपको 90 से 2005 तक जो सामाजिक न्याय की सरकार रही और 15 से 16 में आए या 22 से 24 में आए जो सामाजिक न्याय की जब सरकार रही और हिम्मत साहस देने का काम किया समाज के वंचित तबकों से लेकर महिलाओं का, उसका प्रतिफल है कि जो खुलापन आया है उसका नतीजा है। आज विभिन्न पार्टियों में जो इन समाज के वर्गों के जो नेतृत्व कर पा रही हैं या चाहे प्रतीक के राजनीति के लिए उनको देना पड़ रहा है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन की बात है, ये जो मौका देने की बात है, वो उसका योगदान जो है और राष्ट्रीय जनता दल को जाता है और हम सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है, वो हमारा दर्शन है। आप ही जवाब दीजिए जरा। आप बिहार की राजनीति को काफी लंबे समय से कवर कर रहे हैं। जो बात यहाँ पर मैंने आपकी बात पर डॉक्टर श्याम से जो रुख जानना चाहा, ये क्रेडिट तेजस्वी यादव का है या किसका है कि आप इस वक्त शाम के अंधेरे में भी खड़े हुए हैं और धीरज भी लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस वक्त? तो मतलब ये किसको जाता है, लखीसराय से लेकर तमाम चीजें? दोनों ही इलाके जहां जहां हमारे संवाददाता है, देखिए चाहे वो मधेपुरा हो या फिर मुजफ्फरपुर, दोनों अहम इलाके हैं। मैं मुजफ्फरपुर का ही हूँ रीमा जी, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं वहीं का हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने कौन वहीं के है? देखिए, जो सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने पार्टी के प्रवक्ता हैं, निश्चित रूप से वो अपने पार्टी का पक्ष रखेंगे। 15 महीने की उनकी सरकार रही। प्लीज गो अहेड, आगे बढ़े मित्र। जी रीमा, देखिए मैं ये बता रहा था कि वो अपने पार्टी के प्रवक्ता हैं और 15 महीने उनकी सरकार रही और उसके बाद तो उसके पहले और उसके बाद निश्चित रूप से जो सरकार है वो एनडीए की रही है, लेकिन वो चूंकि अपने पार्टी के प्रवक्ता हैं इसलिए उनका काम है कि अपने पार्टी का पीआर बनाना। लेकिन ये जग जाहिर है, जब आप आम लोगों के बीच जाएंगी, आप आम लोगों से जब बात करेंगी तो बताएंगे कि किसके कारण ये संभव हो सका है। क्योंकि एक वक्त था जब शाम को 5 बजे 7 बजे, मुजफ्फरपुर बहुत दूर की बात है, पटना शहर जो कि राजधानी था, वहाँ लोग निकलना पसंद नहीं करते थे। बच्चे अगर 5 बजे 6 बजे शाम तक वापस लौट कर नहीं आते थे तो माएँ परेशान हो जाया करती थी कि पता नहीं आज उनका बच्चा लौटेगा या नहीं लौटेगा। लेकिन ये जो शासन व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आया है, तो माना जाए या ना माना जाए, लेकिन ये एनडीए की सरकार, ये जो बदलाव की वानगी है ये आपको भी महसूस हो रही है धीरज? ठीक है मधुरेश, धीरज। देखिए, ये कोई बता सकता है, अगर बिहार का रहने वाला कोई भी व्यक्ति आपको बता सकता है
कि 1990 के दौर का बिहार, 1990 से 2000 के दौर का बिहार क्या था, वहाँ किस तरीके से अपहरण की घटनाएं होती थी, किस तरीके से फिरौती की घटनाएं होती थी। पटना जैसी शहरों में भी फिरौती की घटनाएं होती थी, और जो बड़े घर के बच्चे होते थे या जो पैसे वाले घर के बच्चे होते थे, उनके बच्चे जबकि स्कूल जाते थे तो उसकी माँ ये जरूर सोचती थी कि काश मेरा बेटा शाम तक स्कूल से लौटकर आएगा या नहीं आएगा। ये बिहार की संस्कृति में शामिल हो गया था, चाहे कट्टे की संस्कृति हो, चाहे फिरौती की संस्कृति हो, चाहे लूट की संस्कृति हो, चाहे अपहरण की संस्कृति हो। इस संस्कृति से कोई इनकार नहीं कर सकता है। आरजेडी के प्रवक्ता अपने पार्टी के पक्ष में चाहे जो भी बयान दे दें, लेकिन ये उस वक्त की तल्ख सच्चाई है, और ये भी सच्चाई है कि उस संस्कृति से बिहार को निकालने में नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धीरज और मधुरेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए, ये जो हमारे दोनों सहयोगियों ने बात बताई है, इसी से अब आगे की जो हमारी डिबेट है उसको बढ़ाते हैं। कैप्टन राजीव रंजन, वो जंगल राज के दिन जिसको कि आरजेडी डिनाई कर रही है, जाहिर तौर पर प्रवक्ता है डॉक्टर श्याम, वो कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आपको भी पता है कि क्या दिन थे वो और आज के दिन क्या है। इस बदलाव पर वोट देने चाहिए या नहीं देने चाहिए लोगों को, या किस आधार पर होना पटना में गोली चल रही है, इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? अभी जो है अस्पताल में गोली चल रही है, खेमका साहब की हत्या हो गई, उनकी बेटी की हत्या हो गई, बताइए इस बात को भी एज ए मीडिया पर्सन आप इन बात को बताइए। आप आज की बात बताइए क्या है, उस समय के नैरेटिव से अगर चलना है तो चलिए। क्या सबको एक ही बात पर बोलना है? आप बोल रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं और आपकी बात सुनी जा रही है। बोलिए, आपको जो भी पॉइंट रखना है। नहीं, मेरा कहना है कि इस समय जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में रही, मतलब जिलेवार घटना पटना में अस्पताल में गोली चल रही है, सरकार होती की घटना हो रही है, क्या ये जंगल राज धमाका से दहल जाता? असली जंगल राज यही बिहार में मतदान हुआ, कहीं मेरे ख्याल से मेरा सवाल राजीव जी से था, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर श्याम बोल रहे हैं। ओके, मैं बोल रहा हूँ। शराब माफियाओं के जो हौसले बुलंद है, अपराधी बेलगाम है, मतलब शासन नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, मनीष जी जवाब दीजिए। ओके, मनीष जी जवाब दीजिए। और कब तक जंगल राज की बात होती रहेगी? आ रही हूँ अनामिका जी, रुकिए, आ रही हूँ। रीमा जी, बीच में 121 सीट पर 1 मिनट आज 121 सीट पर मतदान हुआ। अगर लालू जी की सरकार होती, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री होती बिहार की, तो अब तक एक एक मतदान केंद्र पर धमाका हुआ होता, गोली और कट्टा चलता और कई लोग मर गए होते। लेकिन आज बिहार में कहीं भी आप मुझे बता दीजिए एक की किसी की जान गई हो, हल्की फुल्की कहीं अगर बहस हुई हो तो अलग विषय है, लेकिन कहीं भी एक व्यक्ति का किसी का जान गया हो? ये है नीतीश कुमार जी का सुशासन का मॉडल। लालू जी के समय क्या होता था? बूथ लूट लिए, हत्या कर दिए, गोली चला दिए, बम पटक दिए। कहीं ऐसा हुआ तो रायत के प्रवक्ता में बता दे। 121 मैं बताता हूँ आपको मनीष जी, मैं बताता हूँ, अभी आपके कैंडिडेट जेल गए हैं, आपके भैया कहीं अगर पूरे 121 सीट पर चुनाव एक जगह किसी की हत्या हुई तो मुझे बता दीजिए, और 15 वर्षों में मैं आपको हर चुनाव का डाटा दूंगा, हर चुनाव का मैं आपको डाटा दूंगा, चिंता मत करिए प्रोफेसर साहब। ये है नीतीश कुमार जी का मॉडल। और दूसरी बात, अब ये सामाजिक न्याय की बात निकालिए ना आप। सामाजिक न्याय नहीं था वो, लालू जी भ्रष्टाचार के मामले में फंसे, इनका मॉडल देख लीजिए। लालू जी भ्रष्टाचार के मामले में फंसे तो अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बनवा दिया, और नीतीश कुमार जी ने, प्रोफेसर साहब ध्यान रखिए, प्रोफेसर साहब अभी आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे रीमा जी, अभी ये सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे। जब लालू जी भ्रष्टाचार के मामले में फंस गए तो राष्ट्रीय जनता दल के अंदर जब पार्टी का गठन हुआ तो एक महिला और एक कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिला बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए। इनको कौन नजर आया? राबड़ी देवी जी नजर आई, सबसे योग्य उम्मीदवार उनको वही लगा। और ये अरे भैया आप महिला मुख्यमंत्री, पहले बिहार की पहली, अरे भाई वो उनकी पार्टी का मामला था, उसमें कैसे बीच में बोलेंगे? वो दिन चले गए ना, वो दिन चले गए। चलिए रुकिए, अब नहीं, ठीक है, हाँ हो गया। लेकिन अनामिका जी, मैं वही जानना चाहती हूँ जो सवाल मैंने अपने संवाददाता से कहे, वही आपसे करूंगी। ये एंटी इनकम्बेंसी को वोटिंग है या फिर कि जो सुशासन का नारा, विकास का नारा दिया जा रहा है, उसका उत्साह लोगों में दिख रहा है? इसको आप, इस ट्रेंड को जो बम्पर वोटिंग हो रही है, कैसे देखेंगे? बिहार के लोग अब बिहार को विकसित
बिहार बनाना चाहते, ये उसकी वोटिंग। बिहार के लोग अब चाहते हैं सुशासन की सरकार ही रहे बिहार में, ये उसकी वोटिंग है। बिहार के लोग अब चाहते हैं कि बिहार को भय मुक्त बनाया गया है हमारी सरकार के द्वारा, भ्रष्टाचार मुक्त बनाया गया है। तो ये जो वोटिंग है ना, ये सुशासन को वोटिंग जा रही है। अभी बात हो रही थी, आपके रिपोर्टर्स को मैं सुन रही थी बिजली और सड़क की, उस पे डॉक्टर श्याम का भी मैंने सुना कि वो किस तरह से अपनी बातों को रख रहे थे। इनसे पूछिए ना कि लालू जी से जब गांव में बिजली मांगी जाती थी तो लालू जी कहते थे अरे बिजली देवो तो करंट लग जाता हो, बिजली ना देवो, रोड बने वो तो पुलिस पहुंच जाती। ये किसका स्टेटमेंट है? ये लालू प्रसाद यादव जी का स्टेटमेंट था। आप सोच सकते हैं कि उस समय बिजली कितनी थी गांव में? अगर देखा जाए तो बिजली 22% थी, आज हमने 100% बिजली पहुंचाई है। और 3 से 6 घंटे बिजली रहा करती थी लालू जी के समय में, आज 22 से 24 घंटे बिजली रहती है। अगर सड़कों का देखा जाए तो उस समय तो सिंगल मार्ग हुआ करता था, आज 4 लाइन और 6 लाइन चमक रहे हैं, वो भी लाइट के साथ, स्ट्रीट लाइट के साथ, एलईडी के साथ। इनको डिजिटल युग समझ में नहीं आ रहा है। उस समय 14,400 तो बेसिकली ओके सड़कें थी, आज हमने 26,000 किलोमीटर सड़कें बनाई है। इनको विकास नहीं दिखता है क्योंकि ये लोग बिहार का विनाश करने वाले लोग हैं। डॉक्टर श्याम जवाब दीजिए। देखिए, बाबा साहब की बात करूं कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक लोकतंत्र जरूरी है। आज बहुत सारे दलों में इन वर्गों से आने वाले जो नेतृत्व है, नेता है, वो लालू प्रसाद यादव साहब की संघर्षों की वजह से मौका मिल रहा है। नहीं तो आप समझिए सुन लीजिए, आप लोग ना बीजेपी का कथा पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग काम क्या है? मुख्यमंत्री कब बने आपको जानकारी है? स्क्रिप्ट मत पढ़िए। आप जो ये आप बिहार में रहते हैं, भोला पासवान शास्त्री जी बिहार के मुख्यमंत्री कब हुए आपको जानकारी है? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के कब मुख्यमंत्री हुआ आपको जानकारी है? मुख्यमंत्री सुनिए, दरोगा प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, लालू जी बना दिए। दरोगा प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, लालू जी बना दिए। बीजेपी आजकल जो सिंबॉलिक आप बताइए कि बीजेपी जो सिंबॉलिक पॉलिटिक्स कर रही है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो क्या कर रही है, ये आप जानते हैं ना। महाराष्ट्र में क्या हुआ, वहीं बिहार में। डॉक्टर शाह आए बाएं साएं कुछ भी बोलेंगे और आपको जवाब नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। नहीं, ऐसा नहीं हो सका। डॉक्टर शाह, अब आपने कहा कि लालू जी ने ही पिछड़े दलितों सबको आगे बढ़ाया। अब अनामिका पासवान बीजेपी की प्रवक्ता हैं, क्या उनको भी लालू जी ने ही आगे बढ़ाया है या मनीष कुमार? मतलब आप कुछ भी बोलेंगे, सब चीजें एक्सेप्ट नहीं होंगी ना डॉक्टर शाह। सिर्फ लालू जी ने ही दलितों पिछड़ों को आगे बढ़ाया तो फिर बाकी चीजें कहाँ गई? ऐसे नहीं होता। सिंबॉलिक क्या? अनामिका पासवान भी कहाँ से आती है आपको पता होना चाहिए, बीजेपी की प्रवक्ता है वो। मैं आपको रीमा जी एक बात बता रहा हूँ। नहीं, आप एक बात मैं बता रहा हूँ रीमा जी, कौन सी पार्टियां थी जो बाबा साहब को मानने के लिए तैयार नहीं थी? उनकी राजनीतिक मजबूरी के तहत बाबा साहब को अब मान रही है और पता चला सिंबोलिज्म के नाम पर। देखिए, बाबा साहब की बात मत कीजिए, मैं आज इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाह रही हूँ, लेकिन बाबा साहब के फोटो को अपने पैर के पास किसने रखा था ये भी आपने देखा होगा डॉक्टर श्याम। बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर अपने पैरों के पास किसने रखी थी और वो फोटो इतना वायरल हुआ? ये नैरेटिव है, वो झूठी तस्वीर थी। आगे बढ़ा रहे हैं रीमा जी, बाबा साहब ने जो विचार दिया उसको आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। सर मतलब मत करिए ऐसी बातें ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। अब रुकिए रीमा जी बस 10 सेकंड। रीमा जी 10 सेकंड। रीमा जी हाँ बोलिए। आ रही हूँ, रुकिए अब रुकिए। देखिए वो बहुत शांत बैठे हैं, उनके पास मैं अभी तक नहीं गई हूँ। कैप्टन राजीव जवाब दीजिए। जवाब किस चीज का दे मालूम नहीं, लेकिन मैं अपनी बात बता देता हूँ कि देखिए जंगल राज की तो खैर बात ही नहीं कर रहा हूँ। तथाकथित जंगल राज और बदलाव, सुनिए मेरी बात, बदलाव, जंगल राज, सुशासन, विकास, किस आधार पर इस बार बिहार सोच रहा है? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जंगल राज की तो खैर बात ही मत कीजिए, उसको तो याद ही करना बेकार है। मैं आई हैव लिव्ड दैट टाइम, वो तो सब कुछ देखा है सब लोगों ने। और जो आपके पत्रकार वगैरह भी जो कह रहे थे वो ठीक ही कह रहे थे, उस समय की स्थिति बहुत ही खराब थी और उसकी बात तो अब सोचनी भी नहीं चाहिए। लालू जी ने कुछ सामाजिक न्याय वगैरह की बात की थी, लेकिन वो सब खत्म हो गया क्योंकि शिक्षा वगैरह की तो बात ही नहीं की, ना कोई डेवलपमेंट हुआ ना कुछ हुआ। उसके बाद कुछ हुआ डेवलपमेंट, लेकिन ये डेवलपमेंट जो भी हो रहा है ना मैडम,
एक लाइन में मैं बता देता हूं कि 20 साल के सुशासन के बाद भी स्थिति ये है कि हम अभी भी देश के सबसे पिछड़े राज्य हैं हर मानक में। तो सुशासन ये वैसा ही है जैसे कि बंद कमरे में अपने घर के बच्चे को बड़ा होते हुए आप देख रही हैं और आप खुश हो रही हैं, अपने पीठ थपथपा रही हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है। जहां दरवाजा खोल के आपने बाहर देखा तो मोहल्ले के दूसरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। अब ये जो बच्चे जो मजदूर से जो बाहर से आए हैं, जो यहाँ पे बाहर जाते हैं काम करने के लिए, मजदूरी के लिए जो बाहर से आए हैं, उनको पता है कि ये डेवलपमेंट बाहर कैसा है और यहाँ बिहार के अंदर कैसा है। यहाँ बड़े बड़े दावे लोग कर रहे हैं कि हमने बहुत डेवलपमेंट करा दिया, ये कर दिया, लेकिन वो आपके पत्रकार महोदय ये नहीं बता रहे हैं। ये बात कैप्टन राजीव, मेरे ख्याल से प्रशांत किशोर को अपना कैंपेन शुरू करने से पहले एक बार इस बात के लिए माफी फिर मांग लेनी चाहिए थी बिहार की जनता से कि उन्होंने जिसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट किया और प्रोजेक्ट किया यानी नीतीश कुमार, उस वक्त उनकी भारी गलती थी ये, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। किया ही नहीं है। आप मुझको जवाब देने दीजिए, आप मुझको जवाब देने दीजिए। अरे एक ही चीज 3 बार मत बोलिए। उनको माफी से शुरू करना चाहिए था। एक ही चीज 3 बार बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब जरा रुक जाइए, मुझको जवाब देने दीजिए। सुनिए, मेरी बात सुनिए। जो 2005 से 2015 का जो नीतीश कुमार है कि जो नीतीश कुमार थे, वो नीतीश कुमार और आज 2025 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। आज अस्पताल में घुस के गोली मार दी जा रही है, किसी व्यापारी को उसके घर के सामने गोली मार दी जा रही है, जहां मुकामा में सुशासन ही नहीं है। बंद करने में अब नहीं है। आपने तो ये बात कही, मैंने उस बात पर आपको कहा नीतीश कुमार बदल गए या नहीं बदल गए वो अलग मैटर है। बदल गए और अब नहीं है सुशासन। सुन लीजिए मेरी बात, एक ही बार बोलेंगे। राजनीति में आए हैं तब से नीतीश कुमार बदल गए हैं। नहीं, 2015 के बाद से बदल गए हैं, वो बदलने लगे। उनको चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब आने लगा, उनको सपना आने लगा कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, उनको प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब आने लगा और वहीं से गड़बड़ा गए, इधर से उधर पलटने लगे और पूरे बिहार की राजनीति को बर्बाद कर दिया। आप जरा ध्यान दीजिए इस बात पे। अब हम स्टोरी नहीं बना रहे हैं, लेकिन मुझे हम स्टोरी नहीं बना रहे हैं। कैप्टन राजीव जी एक मिनट सुनिए ना। अरे सर सुनिए, आप मुझे ये बताइए कि प्रशांत किशोर ने जब नीतीश जी के साथ में उनके एडवाइजर बनकर गए, उनको तमाम सुविधाएं मिली प्रशांत किशोर को, उस वक्त क्या सुविधा मिली था या नहीं था बिहार में? क्या सुविधा मिली? सुशासन था या नहीं था? नहीं, सुविधा क्या मिली बताइए। कैबिनेट मिनिस्टर का उनको एक तरीके से पूरा पद दे दिया गया। गलत बात है। जितनी सुविधाएं मिलती है वो सब मिली ना, करोड़ों एक भी नहीं मिली। आप दावे के साथ कहिए कि कौन सी सुविधा चाहिए। नहीं, भाई फ्री में काम एकदम फ्री में काम कर रहे थे। कोई सुविधा नहीं मिली। आप गलत बोल रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं। नीतीश कुमार से उस वक्त आप झूठ बोल रही हैं, आप झूठ बोल रही। कोई सुविधा नहीं मिली थी। आप हमको अगर इसका प्रूफ दिखा दीजिए, आपको फिर कुछ पता ही नहीं है। घर में ड्राइवरी का काम करेंगे। इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो नेशनल टीवी पे देने के पैसे ले आप नेशनल टीवी पे झूठ बोल रही हैं। आप दूरदर्शन की एंकर है, आप झूठ नहीं बोल सकती हैं। ये अपराध है, ये अपराध है। चैलेंजिंग यू, चैलेंज यू। आप हमको प्रूफ दिखाइए, आप हमको प्रूफ दिखाइए। ओके। मनीष कुमार जी, क्या फ्री में सब कुछ चल रहा था? देखिए रीमा जी, जवाब दीजिए। अनामिका जी देखिए, प्रशांत किशोर है ना, सभी अनामिका जी एक मिनट आ रही हो। हाँ, सभी पार्टियों का दलाली करके आज बिहार में नेता बनने आए हैं और सपना लेकर आए हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। इनको बता देते हैं कि ना बिहार में वैकेंसी है सीएम पद के लिए, ना ही दिल्ली में प्रधानमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी है। और प्रशांत किशोर जी जैसे न कितने बिहार में आए और कितने गए, ये बिहार की जनता जानती है। ये लोग शराब का नहीं, ये एक अलग मैटर है। हाँ, ये अलग मैटर है। अभी पहले मैं जरा ये थोड़ा सा, क्योंकि मुझ पर आरोप लगाया है इन्होंने, कैप्टन राजीव ने। मनीष कुमार जी, जेडीयू को एडवाइजर बनने के एवज में क्या प्रशांत किशोर को कोई फीस दी गई थी या नहीं? ओके। मनीष कुमार जी आप बताइए। कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक एक तरीके से उनको दिया गया, सबसे खास वो थे नीतीश कुमार के। क्या था ये पूरी डील, क्या थी ये बताइए पहले। देखिए रीमा जी, प्रशांत किशोर जी बिजनेसमैन आदमी हैं और देश के कई राज्यों में जाकर विभिन्न पार्टियों के लिए बेचारे काम करते हैं
और अभी ये स्वयं खुद कुछ दिन पहले जब इनसे मीडिया वालों ने सवाल किया कि आप ऐसे कौन से सलाह देते हैं कि आप 2 घंटा का 11 करोड़ रुपया लेते हैं, तो इनके नेता कहते हैं कि जो हम सलाह दे सकते हैं वो कोई नहीं देता, मैं पर घंटा मैं 5-5.5 करोड़ रुपए लेता हूं। और ये टीवी पर बैठकर प्रवचन दे रहे हैं कि मैं फ्री में ज्ञान बांट, मेरे नेता फ्री में ज्ञान बांटते हैं। इनसे पूछिए कि जब समझ नहीं पा रही कि कैसे कैप्टन राजीव राशन पानी लेकर मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है, अपने नेता के बारे में ही जानकारी लेकर नहीं आए वो चैनल पर। इस तरह से हाइपर होने से और इस तरह से हावी होने से नहीं चलती है डिबेट। कैप्टन राजीव, सच्चाई के साथ, आंकड़ों के साथ, रिसर्च के साथ डिबेट में आना चाहिए। दूसरी बात 2015 में ये यही कह रहे थे कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। अब 2025 में जब ये राजनीति करने का इनका मन हुआ तब कह रहे सुशासन फेल है, नीतीश जी गड़बड़ा गए, मतलब 10 साल में गड़बड़ा गए। ये अभी ज्ञान बांट रहे थे। इनसे पूछिए कि प्रशांत किशोर जी जब नीतीश कुमार जी के साथ थे तो वो कहाँ रहते थे? झोपड़ी में, बेली रोड में झोपड़ी में रहते थे कि नीतीश कुमार जी ने इनको सब सुख सुविधा दिया हुआ था, बंगला में रहकर वहीं से सब राजनीति कर रहे थे। कहाँ रहते थे प्रशांत किशोर जी? प्रशांत किशोर जी किनके आवास में रहते थे? अरे कहाँ रहते थे प्रशांत किशोर जी? है जानकारी आपको? कैप्टन राजीव, ये सब जानकारी आपको है तो जवाब दीजिए। प्रशांत किशोर जी घर में रहते थे। इस तरह से मतलब उल्टे सीधे आरोप नहीं लगाने चाहिए। रीमा जी, आप अपनी भाषा ठीक कीजिए पहले, फिर बाद में आरोप लगाइएगा। अरे प्रशांत किशोर जी कहाँ रहते थे? और आप ये ज्यादा, अरे कहाँ रहते थे प्रशांत मुझे किशोर बोल जी? रहे हैं, बताइए मनीष ना। कुमार को बोल रहे हैं, किसकी भाषा ठीक करनी है? आप जदयू के प्रवक्ता उनके घर पे रहते थे, हम बोल तो रहे हैं, आप सुनाई नहीं पड़ रहा है? घर में? अरे किनके बाकी घर में लोगों को सुनाई रहते पड़ रहा है थे? क्या? कैन यू हियर मी? किनके घर में रहते थे आप? प्रशांत किशोर जी बोल तो रहे हैं, आपके किसी टेक्निकली कुछ दिक्कत है? मेरी बात नहीं सुनाई पड़ रही है आपको? अरे कैप्टन साहब सुनिए, कह तो रहे कि नीतीश कुमार के घर में रहते थे, तो अब और कई बार एक ही चीज पूछे जा रहे हैं। जब नीतीश कुमार जी के घर में रहते थे तब रीमा जी बोल रहे हैं सब सुख सुविधा ले रहे थे। सुख सुविधा अरे नीतीश कुमार का ले रहे थे, सरकार का नहीं ले रहे थे। आप नीतीश कुमार उल्टा पुल्टा बात मत कीजिए। आपको मिर्ची लग गया? ए भैया, आप उल्टा पुल्टा बात मत नीतीश कुमार की कीजिए। सुख सुविधा ले रहे थे, मतलब क्या हुआ इस बात को? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार सरकार के मुखिया थे, तो उनकी पर्सनल सुख सुविधाएं कैसे हो सकती थी? मैं बता रहा हूँ क्या बोल रहे हो आप सर? आप क्या बोल रही है? आपको समझना नहीं है, आपको समझना नहीं है, आपको समझना नहीं है। सुनिए, आपको कुछ नहीं पता है क्या सरकार के बारे में? यहाँ फालतू की बात है, नैरेटिव मत चलाइए, उठ पटाख नैरेटिव मत चलाइए। शिक्षा की बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए, बेरोजगारी की बात कीजिए, शिक्षा ध्वस्त कर दी, लोग पलायन कर रहे हैं, सबसे पिछड़ा राज्य है और आपको पीके पड़े हुए हैं। आपके पीके पे बात करनी है, आपको पीके पे रिसर्च करना है। आप तो आई थे इंटरव्यू लेने के लिए, मैं भी वहां था, आप मुझसे मिली भी हैं। अरे आपके प्रशांत किशोर जी तो इंटरव्यू के पीछे भाग जा रहे हैं भाई। छोड़िए ना, प्रशांत किशोर का काहे पे चप्पल रहे हैं? क्या हुआ? कीजिए, पलायन पे बात कीजिए। यही सब आप लोग को बात करके नैरेटिव चलानी है। आपके पत्रकार बंधु को पूछिए कि वो जो स्कूल में जहाँ खड़े थे वहाँ स्कूल में पढ़ाई होती है कि नहीं, बच्चों पे बात कीजिए। या इन पीके पे आपको रिसर्च करना है। जब मैसेंजर को मार देना चाहती है, मैसेज को नहीं, मैसेज को देखिए, मैसेंजर को मार के क्या होगा? रीमा जी, बिगेस्ट प्रॉब्लम इज शिक्षा, पलायन। पीके के पर्सनल लाइफ पे आपको जाना है। अरे सर रुकिए ना, शिक्षा पर ही बात कर लेते हैं। हम बात करें नीतीश कुमार के बारे में, पीके पर बात नहीं करनी है। नीतीश कुमार के बारे में ये वही कोई सवाल नहीं होना चाहिए। हम बिजली फ्री आप में नहीं नीतीश देंगे। कुमार पर बात करें तो सब ठीक है, प्रशांत किशोर पर बात हो तो दिक्कत हो जाती है, ऐसा क्या हो गया? जब पीके की बात कीजिएगा तो हम नीतीश कुमार पे बात प्रशांत करेंगे। किशोर पर बात ही नहीं कर रही है क्या? जिसने घूस दिया 10,000 रुपए। आप नीतीश कुमार पर बात कीजिए, आप लालू यादव पर बात कीजिए, आप तेजस्वी यादव पर बात कीजिए, तो सब ठीक है। लेकिन प्रशांत किशोर जी डबल स्टैंडर्ड्स पर बात हो तो दिक्कत आ जाती है। अरे जो एटीएम कार्ड दे रहे हैं बिना सरकार बने वो क्या था? हम नहीं सुनने अरे देंगे बिना आपको। सरकार बने एटीएम कार्ड गाँव में बनवा रहे थे वो क्या था? आपको हमारी भाषा पे अरे दिक्कत एटीएम होती है कार्ड तो जो हम आपकी गाँव में भाषा बांट पे रहे थे, पैसा ले रहे थे वो क्या था? ये सब एटीएम कार्ड दादागिरी बिना मत करिए, सरकार चैनल बने पर बांट बैठ रहे करके थे वो क्या दादागिरी था? मत करिए। प्रवक्ता महोदय, दादागिरी नहीं चलेगी, अपनी बड़ी भाषा क्यों धमकी दे रहे हो भाई आप? कैसे धमकी दे रहे हो आप चैनल पर बैठ करके? ये क्या तरीका है कैप्टन राजीव? नहीं चलेगी,
नहीं एंकर बोलने की भी दादागिरी देंगे। नहीं चलेगी। ये कमांड मेरे हाथ में है, आपको मैं म्यूट कर सकती हूँ नहीं, यहाँ बैठ करके। नहीं 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 नहीं, आप म्यूट कर दीजिए। ये बदतमीजी की भाषा एक तो चैनल पर चलेगी नहीं, और धमकाना भी नहीं चलेगा। आप मुझे नहीं करोगे, मुझे क्या सवाल पूछने हैं, आपको जवाब देना है तो आप दीजिए। ये तमीज पर नहीं, पर्सनल लाइफ, पीके के पर्सनल लाइफ। रीमा जी, प्रशांत किशोर को कैबिनेट रैंक मिली, ये उनकी पर्सनल लाइफ नहीं हो सकती है। ये सब लोगों ने देखा है, उन्होंने क्या सुविधाएं ली थी, ये कोई पर्सनल लाइफ नहीं थी। आपने कहा नीतीश कुमार के पर्सनल गेस्ट थे, आप मुझे दिखा दीजिए ये कैसे है। ये गलत बात है, उसको आपको कोई जानकारी नहीं है सर, आपको कोई जानकारी नहीं है, आपको कोई जानकारी नहीं है, आपके पास कोई रिसर्च नहीं है, आपके पास कोई जानकारी नहीं है, आपको सिर्फ दादागिरी करनी है। जिस तरह से प्रशांत किशोर मीडिया को धमका रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, आपको लग रहा है आप डीडी पर बैठ करके धमका देंगे, वो मैं होने नहीं दूंगी। आपकी बदतमीजी यहाँ नहीं चलेगी ना प्रशांत किशोर की ना आपकी। धमका क्या देंगे? आप धमका रहे हैं, आप दादागिरी क्यों दिखा रहे हैं, क्या संकेत देना चाह रहे हो आप? नहीं चलेगा ऐसे ना, तमीज के साथ बात करेंगे तो तमीज के साथ बात होगी। ये बदतमीजी मत करिए मेरे साथ में यहाँ बैठ करके। रीमा जी, सवाल भी आप तय करेंगे, जवाब भी आप तय करेंगे, मुद्दे भी आप तय करेंगे। ब्रेक ले लेते हैं एक छोटा सा। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। एक नहीं, दो नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। अनामिका पासवान जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? पता नहीं है प्रशांत किशोर जी कितनी पार्टियों का दलाली करके आज बिहार में नेता बनने आए हैं, और सीएम आवास में, ये सीएम आवास में इनको ये तक पता नहीं है कि वहाँ जो एक्सपेंसेस होते हैं खाने पीने का ना, उसे भी गवर्नमेंट उठाती है। ये आप गवर्नमेंट का तो खाए हैं, आप तो एकदम चीफ गेस्ट की तरह रहते थे वहाँ, बेंगलोर मिला हुआ था इनको पता ही नहीं है, दादागिरी दिखाते हैं। बिहार है और जो नीतीश कुमार जी के सुशासन वाली एनडीए की सरकार है। अच्छा एक सेकेंड अनामिका जी, मैं पहले जरा दर्शकों को ये बता दूं कि इतना ज्यादा इंटॉलरेंस, एक मिनट अनामिका जी, इतना ज्यादा इंटॉलरेंस है कुछ नेताओं और कुछ पार्टियों के बीच। जन सुराज अगर जवाब देने लायक स्थिति में नहीं थे, सवाल सुनने के उनके अंदर एक स्थिति नहीं थी, शो छोड़कर वो चले गए वॉकआउट करके। मतलब इस तरह से शिक्षा पर बात करनी है, इस तरह से उनको मुद्दों पर बात करनी है, लेकिन जब उनके मन मुताबिक मुद्दे ना उठाए जाए, उनके मन मुताबिक सवाल ना किए जाए, तो एंकर को धमकाएंगे, वॉकआउट करेंगे और वॉकआउट करके चले जाएंगे। इतनी हिम्मत रखनी चाहिए। ये भी चीजें जनता देख रही है कि आपके मन मुताबिक जनता नहीं देखेगी। चले गए वो शो छोड़कर, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हम तो ऐसे ही सवाल पूछेंगे जो चुभने वाले भी होंगे और चुभाने वाले भी होंगे। बोलिए अनामिका जी। रीमा जी, प्रशांत किशोर जी उठ के चले गए थे इंटरव्यू में। देखिए ये लोग जो है ना, ये बिहार को इंटरव्यू में उन्होंने ऐसा ही किया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग बिहार में सिर्फ लूटने आए थे। मैं बता दूं आपको कि प्रशांत किशोर जी ने लगभग 200 सीटें बेची है और पैसे पर टिकट दिया उन्होंने। जिन लोगों से तैयारी करवाई उनको टिकट नहीं दिया। ये सिर्फ पैसा कमाने आए थे भाई, इनका विजन है पैसा कमाना, चाहे जिस रास्ते भी कमाओ, और जब ज्यादा पैसे होते हम ही मुख्यमंत्री बन जाए। डॉक्टर साहब, ये जो पैसों का खेल, अब जो बात अनामिका जी कर रही है, मैं अंत में जरा उस पर आना चाहूंगी, उस मुद्दे पर। कांग्रेस में आरोप लगे आपके महागठबंधन में कि टिकटें जो है वो बेच कर यहाँ तक पहुंचे, और मतलब सड़कों पे हमने देखा कि किस तरह से तांडव हुआ उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से। आप ही की पार्टी पर भी आरोप लगे कि भाई किस तरह से क्या हो रहा है। ये जो टिकट बांटे गए हैं, इससे पूरी तरह से संतुष्ट रहे आप? नहीं, हमारे यहाँ सब कुछ बेहतर रहा है, बढ़िया रहा है, और बहुत ही कमिटेड लोगों को टिकट दिया गया है, और वो जीतने जा रहे हैं बड़े भारी अंतर से, और चुनाव जीतेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी समस्या है। कितनी सीटें जीत कर ला रहे हैं आज 121 में से? आज पहले चरण की 121 में से कितनी सीटें जीतने वाले हैं? देखिए, अगर मैं 100 कहूँ तो कोई बेईमानी नहीं होगी।
कोई अगर मैं अरे किसी को जी, रात में सपना देखता है तो रतौंधी हो जाता है, इनको दिनौंधी हो रहा है, दिन में सपना देख रहे हैं आप। ठीक है, आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र है, लेकिन 100 सीटें मतलब स्ट्राइक रेट वो 60-61 वाले से तो बहुत आगे निकल गया इसका नहीं मतलब। होगा सीमा जी, मैंने कहा कि 100 सीटें भी आ जाए तो कोई आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, भाई जो बरसाती मेढक की तरह आए हैं आप चुनाव में, मतलब 100 से बहुत ऊपर 21 सीटें आपने इनको दे दी, ऐसा तो नहीं है 121 सीटें जीत रहे हैं। आप देखिए ना कि आप 14 को तो डिबेट कीजिएगा ही, और वो आप डिबेट में इस बात को ले लीजिएगा, जो मैंने बातें कही है बेमानी नहीं है, जमीनी हकीकत है। सारे सर्वे में तेजस्वी यादव को राइजिंग स्टार बताया जा रहा 100 सीटें। और जो चलिए डॉक्टर शाम ने ये खुलासा किया कि आज पहले चरण की 121 सीटों पर जो मतदान हुआ है उसमें लगभग 100 सीटें महागठबंधन जीतने वाला है। ये बड़ी बात है। मनीष कुमार जी जवाब दीजिए। कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से प्रोफेसर नहीं, कोई अचंबा नहीं हो रहा, बिल्कुल अचंबा नहीं हो रहा। नहीं रीमा जी, मेरे हिसाब से प्रोफेसर साहब कम गिनवा रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन के बिहार में 243 उम्मीदवार है और 255 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। तो मेरे हिसाब से तो इनको पूरा 11 तारीख तक 255 उम्मीदवार बताना चाहिए कि हम जीत रहे हैं। ये तो कम ही बता रहे हैं, क्योंकि 255 उम्मीदवार इनके मैदान में। भैया बिहार में अभी प्रोफेसर साहब रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था 24 में। आप अगर विधानसभा वार डाटा निकालिएगा तो एनडीए 180 सीट पर लीड किया है। उसके आगे हम बढ़ते हैं तो बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव हुआ। चारों उपचुनाव पर हमने एनडीए ने जीत दर्ज की। तो महागठबंधन कहीं कोई लड़ाई में नहीं। पूरे महागठबंधन के जितने भी नेता हैं सब लोग हताश हैं, निराश हैं। फिर से एक बार बिहार की जनता, आपका आज का आंकड़ा कितना है? 121 में से एनडीए का आंकड़ा कितना है मनीष जी? तो आप मजबूत स्थिति में हैं। 75 हमारे पास आया था तो हम कमजोर स्थिति में हैं। कौन मानेगा आपकी बात को? आप 2020 के डेटा देखिए, यहाँ पर कहीं रेस में नहीं है। प्रोफेसर साहब आप 20 की चर्चा कर रहे हैं, हम 24 की चर्चा कर रहे हैं। आप कहाँ 20 चले गए? आप हम 24 की चर्चा कर रहे हैं। अरे हम 24 कि 75 प्रोफेसर साहब हम 24 की चर्चा कर रहे हैं, आप 20 चले गए। अच्छा 20 की चर्चा हो कि 24 की चर्चा, आप ही बता दीजिए प्रोफेसर साहब। आप सुन लीजिए, बीजेपी अरे प्रोफेसर साहब 20 का चुनाव, 24 का चुनाव और 25 का चुनाव, सबका अलग अलग प्रस्थिति है। 20 का चुनाव आप किन कारण से आप जीते थे वो आपको भी मालूम है। आप टीवी पर बैठकर यहाँ सत्य नहीं बोल सकते हैं। सुन लीजिए प्रोफेसर साहब, 20 के चुनाव में आप किन कारण से नंबर ऑफ सीट ज्यादा जीत गए थे वो आपको भी मालूम है। 25 के चुनाव में आपको भी मालूम है कि क्या होने वाला। हमारे परिवार के 2 सदस्य एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ गए थे। सुन लीजिए, थोड़ा ध्यान रखिए। अरे थोड़ा धैर्य। पार्टी तो 24 में भी तेजस्वी भाई कह रहे थे कि हम हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए। मनीष जी, आपका आंकड़ा क्या है आज का? हो जाएगी। आपका स्ट्राइक रेट क्या रहने वाला है अपना बताइए। एनडीए का आज का 121 सीटों का 100 प्लस। एनडीए आज 100 प्लस जीतने जा रहा है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। 45 इनके पास था तो इनको 100 प्लस आ जाएगा। 75 मेरे पास था तो हमको नहीं आएगा। आप सोच लीजिए। अब आप हम तो आपको 24 का चुनाव बता दिए भैया, हम 24 का चुनाव आपको परिणाम बता दिए। किसी के भी दावे में दम हो सकता है भाई, क्या बात है श्याम जी। अनामिका जी आप भी दे दीजिए अपना आंकड़ा। देखिए एनडीए 5 पांडव की तरह लड़ रहे हैं और प्रोफेसर साहब कहाँ दिन में सपना देख रहे हैं आप? काम हो गया, सपना देखने का तो है क्या? अरे सपना देख रहे हैं क्या? बिहार की जनता ने आपको 20 वर्षों से सत्ता से बाहर रखा है और आने नहीं देगी दोबारा, क्योंकि बिहार की जनता को सुशासन चाहिए, विकास चाहिए और विकसित बिहार चाहिए। बिहार की जनता जंगल राज वाले को कदापि वापस नहीं आने देगी। कहाँ आप चले जाते हैं 100 के आंकड़े में? आने दीजिए ना रिजल्ट को। ना आप कहीं जा रहे, ना हम कहीं जा रहे, यही रहेंगे। यही चैनल पर बैठ कर डिबेट होगा। 14 तारीख को पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बन रही है और हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। लालू जी के नाम पर नहीं, राहुल गांधी के नाम पर नहीं, तेजस्वी यादव के नाम पर नहीं। और हम शिक्षा की बात करते हैं। आपके मुख्यमंत्री अपने बच्चे को मैट्रिक पास नहीं करा पर 9वीं फेल रह गए। वो बताइए ना किस कारण से 9वीं फेल रह गए वो? उनको कैबिनेट बताइए ना। आप
बांटूंगा, नौकरी बांटूंगा, कहाँ से लाएंगे आप? बिहार का बजट चलिए ठीक है, समय आज हमारे पास इतना ही है। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और पटना से सीधे आप ये लाइव शो देख रहे थे 5 की पंचायत। कोशिश रहेगी कि कल इसी तरह से यही विधानसभा से आपको रूबरू कराएं अपने खास मेहमानों से। और आज अब तो लगभग समय खत्म हो गया है, इसीलिए वोटिंग बम्पर हुई। कल इस बात को लेकर के एनालिसिस करेंगे कि आखिर जो आज पहले चरण का मतदान हुआ है और जो मुद्दे रहे हैं वो किस तरफ संकेत कर रहे हैं। आखिर बिहार की जनता इस बार क्या सोच रही है। तो कल फिर होगी 5 बजे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।